नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में दो सीएम ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। एक है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनको लगता है कि कभी भी उनकी कुर्सी छीन सकती है, तो दूसरे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिनको इतना डर हो गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी कुर्सी चली जाएगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए के चंद्रशेखर राव आजकल भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा खुन्नस खाए हुए हैं। वो लगातार भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। हर जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले सीएम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं और भाजपा के खिलाफ जहर उगलने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि के चंद्रशेखर राव को लगभग ये विश्वास हो गया है कि तेलंगाना में जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी है। न तो कांग्रेस वहां पर उन्हें चुनौती दे सकती है, न ही टीडीपी और न ही एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए देख लेंगे, भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी करते हुए देख लेंगे और जितने भाजपा के खिलाफ बोलने वाले, काम करने वाले सीएम हैं, उनके साथ वो मुलाकात करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना को लेकर प्लान है और इसलिए केसीआर पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध हो गए हैं, जबकि उससे पहले उनकी पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह भाजपा सरकार की सारे बिल पर उनका समर्थन करती नजर आती थी। लेकिन अचानक से ऐसी स्थितियां बदली कि केसीआर अब एंटी बीजेपी गैंग के सबसे बड़े चेहरे की तरफ उभरते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ मुलाकात की, महाराष्ट्र जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की और ये स्थितियां बनाने की कोशिश की है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है और उस माहौल तैयार करने वाले में ये लोग सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकती है। और केसीआर के जो डरने का बड़ा कारण है वो 2020 के दिसंबर से शुरू हुआ। उससे पहले केसीआर को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दूसरे तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर रहेगी और अभी 10 साल लग जाएगा, 15 साल लग सकता है तेलंगाना में भाजपा को उभरने में। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली, केसीआर की परेशानी बढ़ने लगी। 2014 में केसीआर ने लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना का निर्माण करवाया था और उसके बाद वो सीएम बने। लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्हें लगने लगा कि अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं तो हो सकता है कि उनकी सीटें कम हो जाए और जो सेंटीमेंट तेलंगाना में है इस बात को लेकर कि एक नया राज्य बना है और उसके लिए केसीआर ने लंबा संघर्ष किया है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए तकरीबन 9 महीना पहले उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और फिर 2018 के दिसंबर में चुनाव हुआ, जिसमें केसीआर को बड़ी सफलता मिली, पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें मिली और केसीआर फिर से सीएम बन गए। लेकिन 2018 के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 1 सीट मिली थी, वहां 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो केसीआर का दिमाग थोड़ा ठनकने लगा। उन्हें लगने लगा कि भाजपा अब धीरे धीरे उभर रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में
केसीआर को जहां 9 सीटें मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 4 सीटें जीत ली। जबकि विधानसभा में 1 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 5-6 महीने के अंदर इस स्थिति में हो गई कि तेलंगाना में 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। और वही नहीं, जब 2020 के दिसंबर में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, तो फिर केसीआर को लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के इस विजयी रथ को रोकना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने भाजपा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उससे पहले उन्हें थोड़ी उम्मीदें तो थी, लेकिन उसके बाद उनको विश्वास होने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोगों को एक नहीं करते हैं, यानी एंटी बीजेपी वोट में थोड़ा भी बिखराव हुआ, तो केसीआर की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर का दम जो है निकाल दिया था। 150 सीटों वाली जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीटें लाई थी, वो 48 पर पहुंच गई, यानी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जबकि केसीआर को बड़ा नुकसान हुआ। 99 सीट जो पिछले चुनाव में मिली थी केसीआर की पार्टी को, वो टीआरएस केवल 56 सीटों पर लुढ़क के आ गई। और यही नहीं, वोट का भी अंतर भारतीय जनता पार्टी और केसीआर के बीच बहुत बड़ा नहीं था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 25% एक्स्ट्रा वोट गेन किया, तो टीआरएस को 8% के वोटों का नुकसान हुआ। यानी हैदराबाद से, जहां पर जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा था, तो उस समय टीआरएस से लेकर सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में, यानी कि एक छोटे से चुनाव में, इतनी ताकत क्यों झोंक रही है। क्योंकि भाजपा के कई बड़े नेता हैदराबाद पहुंचे हुए थे और यह संकेत था कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। इसलिए इसकी शुरुआत हैदराबाद से करने के लिए भाजपा ने शुरुआत की। और जब रिजल्ट सामने आया तो केसीआर का दिमाग ठिकाने आ गया और उसके बाद उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई और प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक सलाहकार के तौर पर उन्होंने रख लिया। और अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जो कंपनी है, उनके साथ टाई अप भी कर चुकी है और उनके लिए स्ट्रेटजी भी बना रही है। और जो 2020 से ये रुख बदला है, वो अब जाके दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो पिछले दिनों अमित शाह का हैदराबाद में रैली हुई थी, तो उस समय केसीआर का पूरा परिवार बौखलाया हुआ था। केसीआर तो पहले से मैदान में उतरे हुए ही थे, लेकिन अमित शाह की रैली के खिलाफ उनके बेटे केटीआर भी मैदान में उतर गए और उनकी बेटी कविता भी मैदान में उतर गई। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि अमित शाह एक बड़े स्तर पर लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं और तेलंगाना में भी एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है, वो है परिवारवाद का। क्योंकि जितनी रीजनल पार्टियां हैं उसमें परिवारवाद हावी है और कांग्रेस पहले से ही परिवारवाद से ग्रसित है। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा पिछले कई सालों से उठा रही है और उसी का परिणाम यहां पर केसीआर को भी भुगतने को मिल सकता था। इसीलिए पूरा केसीआर परिवार पहले से ही केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। इसलिए अमित शाह की रैली के भीड़ के बाद केसीआर और परेशान हो गए और फिर भारत में अलग अलग जगहों पर जाके दूसरे मुख्यमंत्रियों से और संगठनों से भी किसी न किसी तरह से सहायता की उम्मीद करने लगे। इसीलिए चंडीगढ़ में जब पंजाब सरकार ने एक आयोजन किया तो वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जाना तो लगभग लाजमी था, क्योंकि आजकल पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान बिना केजरीवाल की अनुमति के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि
सुपर सीएम पंजाब के अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन दक्षिण भारत के एक स्टेट के सीएम को पंजाब बुलाने का मकसद कुछ और था और उनके आने का भी मकसद कुछ और था। जब केसीआर चंडीगढ़ आए और किसानों के साथ बातचीत की तो उन्होंने उन किसानों के परिवारों को पैसा दिया जो किसान आंदोलन के समय मौत हो गई थी जिनकी। यानी कि जब तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय कई किसान नेताओं कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी अलग अलग कारणों से। उन लोगों को केसीआर ने पैसा दिया और ये तेलंगाना से जोड़कर इसको देखा कि तेलंगाना के किसानों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और मोदी सरकार किसानों के विरोधी है। उस जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में राकेश टिकैत को ही बुलाया गया, जो इस बार का संकेत है कि जब अगले साल चुनाव होगा तो उसमें राकेश टिकैत जो अब लगभग खत्म हो चुके हैं वो भी केसीआर की मदद करने के लिए तेलंगाना पहुंचेंगे, जैसे वो पश्चिम बंगाल पहुंचे, जैसे उत्तर प्रदेश में किया, जैसे देश के दूसरे हिस्सों में घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। और केसीआर यहां पर किसानों की बात करके तेलंगाना में एक संदेश दे रहे थे। यानी पूरी तरह से वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्लान और जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई और अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इसका एक बड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने तेलंगाना के लिए एक खास प्लान बनाया है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पूरे तेलंगाना में पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी और अब अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं और टीआरएस में ये बात भी चल रही है कि पार्टी के अंदर केसीआर के परिवार का वर्चस्व बना हुआ है। परिवारवाद इतना हावी हो गया है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके घर का, वहां के कोऑर्डिनेशन में भी उनके घर के बेटा बेटी, उनका दामाद, चारों तरफ से टीआरएस को केसीआर के परिवार ने घेर रखा है। इसलिए उनके नेताओं में भी आपस में गुटबाजी चल रही है और ये केसीआर को भी पता है कि चुनाव आते आते वहां भी भगदड़ मचने वाला है, टीआरएस के अंदर भी परेशानी बढ़ेगी और मुद्दों में भी केसीआर घिरने वाले हैं। इसलिए आजकल हर मंच पर के चंद्रशेखर राव मोदी सरकार के विरोध में नजर आते हैं, क्योंकि अब उनकी कुर्सी हिली हुई है और अगले साल होने वाले चुनाव में टीआरएस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।